नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको इस यूट्यूब चैनल पर विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैं लेके आई हूँ मैथ्स के प्रश्न जो कि विद्या ज्ञान स्कूल के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स मूव टू आवर स्लाइड्स। तो शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। तो आज का आपका टॉपिक है वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल। अब आप बोलोगे वर्ग वर्गमूल क्या होते हैं? वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उनको बता दूं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट। अगर हमें किसी संख्या का वर्ग निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो, किसी संख्या का वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का वर्ग ही गुणनफल है। यानी कि इसका मतलब है कि वह किसी भी संख्या के लिए हम उसी पूर्णांक से गुणा करके वर्ग प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण दे रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, 1 मिनट। हाँ जी, उदाहरण के लिए 4 का वर्ग होगा 4 गुणे में 4, अर्थात 4 4 जा 16। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 4x स्क्वायर इक्वल्स टू 16, तो इसको हम घातांक के रूप में लिखते हैं। घातांक यानी कि जो ये है, इसको हम घातांक बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम वर्ग ज्ञात करते हैं। ठीक है, जैसे कि n यानी कि कोई भी संख्या है उसका, यानी कि n इंटू n। फॉर एग्जाम्पल हमें 3 का निकालना है, 3 का वर्ग, 3 स्क्वायर, 3 का घातांक 2, क्या बोलेंगे? 3 इंटू 3, 3 3 9। ऐसे तो निकालते हैं हम किसी संख्या का वर्ग। ठीक है, अब बताती हूँ मैं घन क्या होता है। अब मैंने कहा घन क्या होता है? मैंने कहा किसी संख्या का घन अपने आप में 3 बार गुणा होता है। यानी कि उसी संख्या का खुद में 3 बार गुणा होना। यानी कि मैंने कहा जैसे 2 का घन, उसका घातांक 3 होता है। यानी कि 2 में 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 1 2 3, 3 बार गुणा हो रहा है। 2 टू द 4, 4 टू द 8। ठीक है, यानी कि किसी संख्या का अपने आप में ही 3 बार गुणा होना, ये कहलाता है आपका घन। इसका मतलब है किसी भी पूर्णांक के लिए हम पूर्णांक को उसके वर्ग से गुणा करके घन प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने 5 का दे रखा है। ठीक है, 5 का घन, 5 का घन क्या होगा? 5 गुणे में 5 गुणे में 5 इन्होंने दे रखा है। वैसे 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा? अब इन्होंने बोला कि इस प्रकार हम दी गई संख्याओं का घन ज्ञात कर सकते हैं और हम प्राप्त मानों को पूर्ण घन संख्याएं कहते हैं। अच्छा, ये पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन क्या है? आप बोलोगे मैम इट्स न्यू टर्म फॉर अस, यानी कि ये बिल्कुल नई बात है। मैंने कहा हाँ जी, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन क्या होता है? ये क्या हो गया? जस्ट वेट, सॉरी। पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन क्या होता है? पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन क्या होता है? पूर्ण, ठीक है, पूर्ण घन क्या होता है? तो जब आप एक संख्या का खुद में मल्टीप्लाई करके, यानी कि उस संख्या का खुद में मल्टीप्लाई करके क्या निकालते हो? आप वर्ग निकालते हो 2 बार मल्टीप्लाई करके। और जब 3 बार मल्टीप्लाई करके आप क्या निकालते हो? आप बोलोगे मैम हम घन निकालते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात बता रही है? मैंने कहा तो आपको अब क्या मिला? आप बोलोगे कि मुझे ये घन मिल गया, सॉरी ये वर्ग मिल गया 5 का, यानी कि 5 का वर्ग 25 और 5 का घन 125। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं क्या बात कर रही हूँ? आपने बोला आप पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहे हो, पूर्ण घन संख्या। मैंने कहा ये जो 25 है ना और 125 है, 25 यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लीट स्क्वायर नंबर, या फिर स्क्वायर नंबर भी बोल। पूर्ण वर्ग संख्या और ये पूर्ण घन संख्या है। आप बोलोगे ओके, यानी कि ये क्या है? पूर्ण घन संख्या, ये किसी नंबर का घन है, इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। अच्छा, आप बोलोगे मैम मान लो किसी ने मेरे को क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, मुझे कैसे पता चलेगा कि सामने वाली पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल बताते हैं। मैंने कहा उसके लिए
मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखने वाली हूँ जो आपको ज़्यादातर कहीं भी नहीं मिलेंगे। हाँ जी, क्या लिखने वाली हूँ? तो मैंने कहा मैं पहले लिखती हूँ कंडीशंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्या? मैंने कहा हाँ, कंडीशंस, ये लिख लेना मेरे साथ साथ। कंडीशंस टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। कंडीशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कि बोले तो पूर्ण वर्ग होने के लिए शर्त है, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए शर्त है। अच्छा, ऐसा भी है क्या? मैंने कहा बिल्कुल, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए शर्त है। अब बोलो क्या शर्तें हैं, देखते हैं। होने के लिए शर्तें, कुछ शर्त है। पहली शर्त, चलते हैं यहाँ पे। पहली शर्त क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या तो हम क्या पढ़ रहे थे कि यदि किसी संख्या का, मैं यहाँ पे कंडीशंस बता रही थी, कंडीशन टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए शर्त है। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है? यदि किसी भी संख्या का, यानी कि जिस संख्या को हम ले रहे हैं, यदि संख्या का इकाई का अंक इकाई का अंक जो है वो 2, 3, 7 और 8 है। यानी कि 2, 3, 7, 8 में से कोई सा भी अंक है, तो अंक 7 है तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, स्क्वायर नहीं हो सकती। अच्छा, ऐसा क्या? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल, नोट कर लेना इसको, ठीक है, जो मैं लिख पा रही हूँ। अच्छा, क्या? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा और संख्याओं का दूसरा पॉइंट है, संख्याओं का जो भी संख्या है उसका डिजिटल सम जानते हो? अंकों का योग, संख्या का अंकों का योग। जैसे 12 है तो इसका 1 + 2 हो गया, ऐसे अंकों का योग, ठीक है। संख्या के अंकों का योग यदि 1, 4, 7, 9 है तो वह पूर्ण वर्ग संख्या होगी, 9 होना चाहिए। अगर 9 नहीं है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। यानी कि यदि 1, 4, 7 और 9 नहीं है उसके अंकों का योग, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। और यहाँ पे आप एक एक्सेप्शन भी लिख लेना कि जरूरी नहीं है कि जिनका योग 1, 4, 7, 9 हो वो पूर्ण वर्ग संख्या ही हो, ठीक है। यानी कि अगर डिजिटल सम 1, 4, 7, 9 है तो वो जरूरी नहीं है कि वो नेसेसरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो, बट अगर वो स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका सम यही होना चाहिए, नेसेसरीली नॉट, ठीक है। मतलब समझ जाना और ये लिख लेना अपने आप, ठीक है। नेसेसरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर ही हो, लेकिन अगर कोई संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नेसेसरी है कि उसके डिजिटल सम यानी कि उसके अंकों का योग 1, 4, 7, 9 ही होना चाहिए। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अब चलते हैं आगे, कुछ और बता देती हूँ, 1, 2 मैंने कहा पहला बता देती हूँ मैं यहाँ पे। यदि किसी संख्या का इकाई का अंक यानी कि स्क्वायर का इकाई का अंक 5 है, लिख लो, मैं बोल देती हूँ, यदि लिख देती हूँ, किसी संख्या का, समझ में तो आ रही है ना राइटिंग, इकाई का अंक 5 है
यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है तो उसके वर्ग में दहाई का अंक हमेशा 2 होगा। क्या होगा? हमेशा 2 होगा। ठीक है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, लेकिन इससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन इजीली आसानी से हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अब पढ़ते हैं। यहाँ पे मैं वर्ग लेके आई हूँ आपको 1 से 20 तक के, तो देख लो यहाँ पे, और ये लिख लेना जितना हो सके। जितना ज़्यादा आप लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, और ये 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये बिल्कुल रट लेने हैं, ये बिल्कुल रट लेने हैं। ठीक है, बिल्कुल ही घोट के पी जाना है इनको, कहीं भी बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको रूल्स एंड रेगुलेशन सब कुछ क्लियर है? अच्छा, आप बोलोगे मैम आपने वर्ग निकालना तो सिखा दिया, क्या आप वर्गमूल निकालना नहीं सिखाएंगे? मैंने कहा बिल्कुल, यहीं पे सिखाऊंगी। मैंने कहा यहाँ वर्ग निकालना सीख लिया आपने, मैंने कहा अब आप वर्गमूल निकालना सीखो। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? आप बोलोगे मैम गुणनखंड विधि से। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा वर्गमूल, अरे ये हल्का पेन है, दूसरा लेते हैं, नॉट, ये ले लेते हैं। हाँ जी, तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं? मैंने कहा देखो, जो हम फॉलो करने वाले हैं वो है गुणनखंड विधि। अब बोलोगे मैम या तो हम एक काम भी तो कर सकते हैं, हम इनको याद कर सकते हैं। मैंने कहा याद कर लोगे तो और अच्छा है। जैसे 25 का वर्गमूल क्या होगा? 5 है ना। 49 का वर्गमूल क्या होगा? 7। बहुत आसान है। मैंने कहा याद करना बहुत इजी है, आप याद कर सकते हैं। लेकिन जब याद भी नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे करें, है ना। ऐसा भी तो होता है कि हम याद ही नहीं कर पा रहे। मैंने कहा चलो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ, ले लेते हैं यहाँ से एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल अपने मन से ले लेती हूँ मैंने ले लिया यहाँ पे 256। आप बोलोगे मैम इसका तो आपको पता है। मैंने कहा पता तो आपको भी है, इसका मुझे पता है, आपको भी पता है। मैंने कहा अब इसको करेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड हम उसी विधि से करेंगे क्योंकि हम इतने एक्सपर्ट तो है नहीं कि हम डायरेक्ट निकाल दें। कौन से गुणनखंड करने वाले हैं ये ध्यान रखना, हम इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य जानते हैं हम इसको, अब करते हैं। पहला नंबर 2, 2 1 2, 2 2 4, 2 8 16, 2 6 12, 2 4 8। इतना ज्यादा बताने की मुझे जरूरत नहीं है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा जो मैं कर रही हूँ। 2 8 सॉरी 2 3 6, 2 4 2 2 4, 16 8 2 4 2 2 2 1। अच्छा, हम गुणनखंड जब तक करते हैं जब नीचे यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स लिखेंगे, यानी कि गुणनखंड लिखेंगे। 256 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? अब लोग मैम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने कहा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने कहा 2 2 के पेयर बना दो। आप बोलो मैम 2 2 के पेयर क्यों बना रहे हो? मैंने कहा वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का स्क्वायर। मैंने कहा वर्गमूल क्या होता है? अरे वर्गमूल वही तो संख्या होती है जिसको स्क्वायर किया गया। आप बोलो मैम बहुत चालू। मैंने कहा 2 का स्क्वायर यहाँ से 2 ले लो, यहाँ से भी 2 ले लो, यहाँ से भी 2 ले लो और यहाँ से भी 2 ले लो। 2 2 4, 2 8 2 16। तो 256 किसका, 256 का वर्गमूल क्या है? आप बोलोगे मैम वर्गमूल है 16।
मैंने कहा हाँ। अब बोलोगे क्या मैम आप मुझको एक और तरीका नहीं बता सकती? मैंने कहा बिल्कुल बता सकती हूँ, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आपको हमेशा याद रहे, इसलिए ये जो मेथड है ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो मेरी मानिए, या तो आप इनको लर्न कर लीजिए, लर्न तो कर होनी चाहिए इनको, आपको ये बाय हार्ट होनी चाहिए। ठीक है, ये बाय हार्ट कर लीजिए, और दूसरा तरीका है वो मैं अगली क्लास में बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि सब बच्चे उस तरीके को एकदम से सीख नहीं पाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब मैं यहाँ पे लेके आई हूँ घन, यानी कि क्यूब्स। तो यहाँ पर पूरी टेबल दे रखी है, मैंने पूरी टेबल बनाई है यहाँ पर कि 1 से लेके 20 तक के पूरे क्यूब्स दे रखे हैं। अब मैं बताऊंगी कि घन हम कैसे निकालते हैं। मैंने बताया था कि संख्या को खुद से 3 बार गुणा करना है, यानी कि मैं इसकी n की घातांक 3 लिख सकती हूँ, यानी कि n गुणे में n गुणे में n। अच्छा, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, n इंटू एन लूँ मैं तो ये हो जाएगा n की घात 2, यानी कि n स्क्वायर इंटू n। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संख्या का वर्ग गुणे में संख्या, क्या ये घन के बराबर होगी? एक संख्या का घन क्या हो सकता है? संख्या का वर्ग गुणे में संख्या। क्या ये ऑप्शन में दे रखा हो तो सही होगा? बिल्कुल सही होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, यहाँ से चांसेस रहते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से फॉर्म किया जा सकता है एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये मैं क्यूब्स लेके आई हूँ, ये मैंने पूरी टेबल है 1 से 20 तक। आपको ये क्यूब्स ना बाय हार्ट कर लेने हैं। 1 का 1 होता है, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64 होता है। ठीक है, एंड 5 का 125, 6 का 216, 343, 8 का 512 एंड 9 का 720, और आपका 10 का 1000 होता है। ठीक है, 10 का 1000, 11 का 1331, 17 20, ऐसे याद कर लेना। 17 20, 21 97, 27 44, 33 74, 40 96, 49 13, 58 32, 68 59 एंड 8000। ठीक है, मैंने मतलब नंबर वाइज बोला है, आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि 6859 19 का क्यूब, लेकिन आपको 15 तक क्यूब्स तो बाय हार्ट कर लेने हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी आपको? 15 तक जो क्यूब हैं वो बाय हार्ट कर लेने हैं। अब घन तो पढ़ा दिया, आपको घनमूल भी सीखना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे सिखाती हूँ कि घनमूल हम कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे हमने वर्गमूल निकाला था गुणनखंड विधि से, इसको बोलूँगी मैं अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आप बोलोगे मैम ये तो हम पढ़ चुके हैं। मैंने कहा आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हम 3 नंबर का पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है, 3 का पेयर बनाएंगे, तब जाके हमें घनमूल मिलेगा। अभाज्य गुणनखंड को हम इंग्लिश में बोलते हैं, इंग्लिश वालों के लिए बता दूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एक मिनट, इसको मैं हटा देती हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है मेथड? ठीक है, अब मान लो फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने एग्जांपल में ले लिया नहीं 256 नहीं 512 ले लिया, 512 ले लिया। अब मैं आपको इसका क्यूब रूट यानी कि घनमूल करके दिखाऊंगी। ठीक है, कैसे करेंगे? हम सिंपल सी नीचे चलते हैं, गुणनखंड विधि से ही करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ 512, हिंदी में बोल सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, सबको हिंदी में आती होगी। 2 अभाज्य पूछा है ना, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 एंड 2 छक्के 12। 2 से काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। 2 से काटो, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4। 2 से काटो, 2 1 जा 2 एंड 2 6 जा 12। अगेन 2 8 2 4 and then 2 1। Is it clear till here? यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, तो मैं यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेती हूँ। 512 के प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2
इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ कि 3 3 का पेयर बनाने वाली हूँ। पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ से, 3 3 3, ठीक है। यहाँ से एक नंबर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो जो 5 1 2 का क्यूब रूट क्या होगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 8 क्या होगा 5 1 2 का क्यूब रूट होगा। यहाँ तक क्लियर है आपको? आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगी, ठीक है। अब हम इसको हम ऐसे लिखते हैं जैसे मैंने भी लिख के दिखाया आपको, 5 1 2 क्यूब रूट 8। क्लियर है? ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे 53 के घन के इकाई का अंक क्या होगा, तो आप देखो 53 में इकाई का अंक क्या है, 3। तो क्या मैं 3 के इकाई का अंक बता दूंगी, घन का इकाई का अंक बता दूंगी, वही 53 के इकाई का अंक होगा? आप बोलोगे बिल्कुल, इतना तो बेसिक सी चीज़ें हमें पता है। मैंने कहा तो 53 में 3 है इकाई का अंक। मैंने कहा तो मुझे पता है कि 3 का क्यूब क्या होता है, आप बोलोगे 27। मैंने कहा 27 का वंस प्लेस क्या होता है, 7, यानी इकाई का अंक क्या होता है, 7। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? यहाँ तक क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 64 का अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 64 के आपके प्राइम फैक्टराइजेशंस बताने हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 64 लिख लूँगी और 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया। यहाँ तक मुझे कोई प्रॉब्लम, डू वी हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर? मुझे तो नहीं लगता कि हमें यहाँ तक कोई दिक्कत है। अच्छा, यहाँ पे लिखते हैं 64 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ज़रा देखो, ये 2 इंटू 2 इंटू 8 है, ये 4 इंटू 4, ये होगा नहीं, तो कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि मैम ऑप्शन बी तो हो सकता है, 4 इंटू 4 इंटू 4 64 होता है। मैंने कहा देखो, क्या 4 अभाज्य संख्या है? आप बोलोगे नहीं मैम 4 तो भाज्य है, यानी कि कंपोजिट नंबर है। तो उसने क्या पूछा है, अभाज्य गुणनखंड पूछे, यानी कि आपके प्राइम फैक्टराइजेशंस पूछे हैं, नॉट कंपोजिट फैक्टर्स। ओके, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि 8 भी आपका भाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे 8 गुणे में 8 दे रखी होती तो आप तो कंफ्यूज हो जाते कि दोनों सही हैं। तो भाज्य और अभाज्य का यहाँ पर उसने कंसेप्ट लगाया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया आपको। ऐसे क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण घन नहीं है, यानी कि परफेक्ट क्यूब कौन सी संख्या नहीं है। तो लेट्स सी। पहले मुझे सबसे पहले दिख रहा है 1000। मैंने कहा एक बात देखो, मैं सबसे पहले मेरे को कैच हुआ 1000, यानी कि 10 का क्यूब है, 10 इंटू 10 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 10 इंटू 10। अब चलते हैं 216 पे। अच्छा, जब आप 2 से 16 पे जाओगे तो आपने देखा होगा कि 5 का क्यूब क्या होता है, 125। तो किसका होना चाहिए, 6 का या 7 का? मैंने कहा 6 का क्यूब याद करो। 6 का कितना होता है, 216, यानी कि ये है 6 इंटू 6 इंटू 6। ये भी परफेक्ट है। 13 31 11 इंटू 11 11, ये 243। इसके भी अब हम क्या करेंगे, जो हमें याद नहीं है उसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे। करिए। 3 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, यहाँ पे 80 बना है आपका। 3 3 2 जा 6 एंड 3 2 जा 6, सॉरी ऐसे मैं पता नहीं क्यों मैं 3 3 लिख रही हूँ आज। एंड 3 7 जा 21, देन 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। यानी कि आप जब 243 के पेयर बनाओगे तो 3 का एक पेयर तो बन रहा है, यानी 3 3 का, और बाकी का नहीं बन रहा। तो यही परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी कि यही पूर्ण घन संख्या नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू कैन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए? 81। मैं क्या करने वाली हूँ उसके, आप बोलोगे मैम प्राइम फैक्टराइजेशन। वेरी गुड। 3 27 3 9 3 3 एंड 3 1। मैंने कहा लिखो इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 3 का क्यूब 3 इंटू 3। मैंने कहा एक तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है, 3 एक्स्ट्रा है, तो 81 को मैं 3 से डिवाइड कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 27। 27 क्या है यहाँ पे, पूर्ण घन संख्या। तो आंसर क्या है आपका 3।
किससे विभाजित करना है आपको, 3 से, और 27 आपका पूर्ण घन संख्या यानी कि परफेक्ट क्यूब है। क्लियर है यहाँ तक? पूर्ण घन संख्या है, यहाँ तक कोई दिक्कत हमें? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इज इट क्लियर टू यू गाइज? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए हमें 135 को किस संख्या से विभाजित करना चाहिए? फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब तो आपको ये समझ आ गया होगा। 3 4 जा 12, कैरी का 1 एंड 3 5 जा 15। अगेन वी कैन डिवाइड इट विद 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ओके, again divided by 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। अच्छा, आप देख पा रहे होंगे कि 135 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यानी कि अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है? 135 3 यानी कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 का क्यूब इंटू 5 यानी कि 5 एक्स्ट्रा है परफेक्ट घन बनने में। तो 5 से मैं इसको डिवाइड कर दूँ, कितना आ जाएगा? 27, और 27 क्या है, किसके बराबर है? 3 का क्यूब। ये परफेक्ट घन संख्या है, तो किससे डिवाइड करना है मुझे? मेरा आंसर मिल गया यहाँ से 5, ऑप्शन बी। क्लियर है यहाँ से? डू वी हैव एनी प्रॉब्लम टिल हियर? आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन। ओके, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। 512 का घनमूल है। अभी मैंने कराया था, जब मैंने एग्जाम्पल दिया था। आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन में है, मुझे पता नहीं था, लेकिन इसका आंसर 8 हो जाएगा जब मैंने कराया था। यहाँ तक आपको कोई परेशानी? आज के क्वेश्चंस यहीं तक हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।